हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्यूनिटी स्टार्ट किया था। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी भी होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए, ठीक है। तो कोई भी पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो बॉडी में आता है तो हम लोग की बॉडी तुरंत बीमार नहीं हो जाती है, या मोस्ट ऑफ द केसेस से बीमार हम लोग नहीं पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी। तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम हम लोग के हेल्थ को मेंटेन करता है। ये फर्स्ट क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। और यही इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के अंदर एक बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सो दैट कि हमें पैथोजन से तुरंत बीमार ना पड़े। तो इम्यूनिटी दो तरह का होता है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी बेसिकली बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और वो होता है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब वो किसी भी एक स्पेशल पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि एक बैक्टीरिया है तो ऐसा नहीं कि वो एक एक्स नाम के बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है, वो नॉन स्पेसिफिक था। इनेट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैटर्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो नाम पे लिखा हुआ है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जिसको हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, जिसको हम लोग गेन कर रहे हैं लाइफ टाइम में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग गेन करते हैं लाइफ में आफ्टर बर्थ, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज गेन्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है ना। नीचे लिखा हुआ है उसके बाद पैथोजन स्पेसिफिक। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के लिए, लाइक जो भी बैक्टीरिया है या जो भी वायरस है उसके लिए स्पेसिफिक होगा। उसके लिए वो उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बनाएगा बॉडी में ना। एंटीबॉडीज क्या होते हैं हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है ना। तीसरा है कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी की पावर प्रेजेंट होती है, मेमोरी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी कहने का मतलब लाइक बॉडी में कोई इन्फेक्शन समझ करो फर्स्ट टाइम हुआ है, एक पैथोजन ए नाम का है और वो ए नाम का पैथोजन आपको इन्फेक्ट किया। तो जब वो ए नाम का पैथोजन बॉडी में आएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बनेगा, ओके। बट एंटीबॉडी बनने के अलावा कुछ मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स जनरेट होता है। क्या बोला, मेमोरी बी और मेमोरी टी। तो मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स जैसा लिखा हुआ भी, ये क्या करते हैं, ये मेमोरी रखते हैं उस पैथोजन का। और जब सपोज करो लाइफ में वही ए नाम का पैथोजन दोबारा कभी आएगा तो उस मेमोरी सेल्स के थ्रू हम लोग उसको अच्छे से मार पाएंगे, ठीक है। तो मेमोरी प्रेजेंट होती है। अगला डाइवर्सिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डाइवर्सिटी का मतलब काफी वाइड रेंज है इसका, काफी बड़ा सा स्पैन है इसका। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काफी मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये अकेले संभाल सकता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। नाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ नॉन सेल्फ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करता है। सेल्फ का मतलब हम लोग की बॉडी का खुद का सारा पार्ट सेल्फ है हम लोग का, बट बॉडी के अंदर कोई भी बाहर का चीज है जो हम लोग की बॉडी के कंपोनेंट नहीं है, वो क्या है, नॉन सेल्फ है। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में ये डिफरेंशिएट कर सकता है और नॉन सेल्फ को ये मार डालेगा और सेल्फ को बचाएगा। बट हम लोग पढ़ेंगे एक दो लेक्चर बाद कि बॉडी कभी कभी सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, ये मैं आगे बता रहा हूँ। तो कभी कभी कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से या कुछ अननोन रीजन से कभी कभी हम लोग का बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, जिसकी वजह से वो खुद के सेल्फ ऑर्गन, सेल्फ टिश्यूज को डैमेज करने लगता है। और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। तो उन बीमारियों को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब खुद, इम्यून। तो खुद का इम्यूनिटी अगर आपके खुद के अच्छे सेल्स को, खुद के नॉर्मल सेल्स को मारने लगे तो दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। ये पढ़ेंगे हम लोग। बट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेशन करता है, बट एक्सेप्शनली कुछ लोगों में देखा गया है बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक रीजन एंड बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन, इसमें ये ऑटो इम्यूनिटी हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे। नाउ अब हम लोग बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। सपोज करो एक हम लोग ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में देखो दो एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम पीरियड को, तो इस एक्सिस हम लोग टाइम पीरियड को लिए हैं टाइम, और वाई एक्सिस हम लोग लिए हैं एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड। ना आप लोग सर एंटीबॉडी क्या होता है, चलो पहले हम लोग एंटीबॉडी समझ लेते हैं और एंटीजन समझ लेते हैं। तो दो वर्ड लिखा हुआ पर एंटीजन और एंटीबॉडी। तो देखो यहाँ पर हम लोग दोनों को लिखे हैं। तो एंटीजन या एंटीबॉडी क्या होता है देखो। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, सपोज करो कि ये कोई इंसान है और इस इंसान के अंदर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस बॉडी में जाए, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस बॉडी में जाए जो कि
इसके बॉडी के अंदर क्या करवाते हैं बताओ, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। तो ऐसा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में जाने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। अच्छा, ये जाने वाला चीज क्या होता है, ये जाने वाला चीज क्या जरूरी है कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बताओ क्या जरूरी है कि सिर्फ बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ हो सकता है? नो, ये जाने वाला चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा बहुत सारे चीज हो सकता है। तो यहाँ मैं एग्जांपल भी लिखा हूँ, जैसे कि पॉलन ग्रेन, जैसे कि कुछ केमिकल्स, जैसे कि कुछ ड्रग्स, जैसे कि एनिमल्स का डेंटर, जैसे कि एग जो खाते हो, एग का व्हाइट वाला पार्ट। तो बॉडी में बहुत सारे चीज एंटीजन हो सकते हैं बॉडी के लिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एंटीजन होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एक्स मान लो जो बॉडी में जाके एंटीबॉडी बनाए, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। एंड वो फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हो सकता है पॉलन ग्रेन, या हो सकता है आपका एग का व्हाइट वाला पार्ट, या हो सकता है वो कोई केमिकल, या हो सकता है कोई डाई, या हो सकता है कोई डिटर्जेंट, या हो सकता है कोई ड्रग। ठीक है, तो बेसिकली एंटीजन के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो बहुत क्या लिखा हुआ है एंटीजन। अच्छा, एंटीजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल फॉर्म में बाय द वर्ड एजी, ए एंड जी, ए एंड जी। ठीक है, तो एंटीजन क्या है पढ़ो, तो एंटीजन ऐसे मॉलिक्यूल, ये ऐसे फॉरेन बॉडी है मॉलिक्यूल्स, मतलब कह सकते हो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीच में आ जाएंगे। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऐसे फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी में क्या है, पॉलन ग्रेन, केमिकल, डाई, अंडा का व्हाइट वाला कवर, व्हेन इंट्रोड्यूस इन बॉडी, बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद काउजेज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड एंटीजन। और एंटीजन का नेचर होता है प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड। तो एंटीजन का नेचर है प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड। तो आपसे पूछ सकता है एंटीजन का नेचर कैसा होता है, तो मोस्ट कॉमनली एंटीजेंस प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड नेचर के होते हैं। ठीक है, चलो ना बात करें एंटीबॉडी की। तो क्या होता है आपको, कुछ गया और कुछ बना, तो जो बना वो क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कैसे डिफाइन करेंगे, एंटीबॉडी को डिफाइन हम लोग करेंगे कि एंटीबॉडी वो सब्सटेंस है जो बनता है कब, जब कोई एंटीजन बॉडी में घुसता है। तो जब भी बॉडी में कोई एंटीजन आएगा तो वो एक सब्सटेंस बनाएगा बॉडी के अंदर ताकि उसको मार सके, देखो एंटीबॉडी। तो देखो नाम में लिखा हुआ एंटी, एंटी ऑफ समथिंग, तो एंटी ऑफ बॉडी, और वहाँ बॉडी कौन है, एंटीजन खुद है। तो एंटीबॉडी का नेचर कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी का नेचर है, एंटीबॉडी का नेचर होता है, वहाँ लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीबॉडी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूनोग्लोबिन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार इम्यूनोग्लोबिन्स, मतलब एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। तो एंटीबॉडी आर द इम्यूनोग्लोबिन्स। एंटीबॉडी ऐसे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, बॉडी में, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनने वाला इम्यूनोग्लोबिन ही क्या है, एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी, अच्छा एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन के जो रिस्पॉन्स से बन रहा है किसके, एंटीजन के। तो अब बताओ कि एंटीबॉडी बनने के बाद आपको कहाँ मिलेगा, एंटीबॉडी आपको कहाँ मिलेगा, तो एंटीबॉडी मिलता है आपको कहाँ पर, सीरम में, सीरम को या ब्लड को। तो सीरम या ब्लड क्या होता है आपको पता होगा, सीरम का मतलब होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या है, सीरम। तो कोई भी एंटीबॉडी हम लोगों को सीरम में मिलेगा या ब्लड में मिलेगा। ठीक है, तो आपको बेस्ट है सीरम टेक करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में आ चुका है कि किसी इंसान के अंदर आप एंटीबॉडी कहाँ खोजोगे, आंसर क्या जाएगा, सीरम। और सेकंड क्वेश्चन था ब्लड। चलो, तो एंटीबॉडी का नेचर कैसा होगा, एंटीबॉडी का नेचर होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब शुगर का पार्ट और प्रोटीन का मतलब एमिनो एसिड का पार्ट। ठीक है, बट एंटीजन का पार्ट क्या है, देखो एंटीजन था प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड, और एंटीबॉडी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो दोनों को याद रखोगे। ठीक है, एंटीजन प्रोटीन पॉलीसेकेराइड, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन। ना एंटीबॉडी को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 2 पॉइंट्स ध्यान रखो, एंटीबॉडी के 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पेप्टाइड चेन से बनता है। तो उसमें कितना होता है, 2 हैवी होता है, 2 लाइट, ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखो। तो एंटीबॉडी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला से, इक्वल H2L2, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। और एंटीबॉडी के टाइप्स जो बॉडी में होते हैं, मतलब कितने तरह के इम्यूनोग्लोबिन्स हम लोग की बॉडी में बनते हैं। तो उसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन्स का IgG, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन G, IgA का मतलब इम्यूनोग्लोबिन A, फिर IgM, IgE और IgD। इसको याद रखने का ट्रिक है, इसको याद रखने का ट्रिक है गमदे। ठीक है, तो गमदे से याद रख लोगे आप लोग, या गेमडे से याद रख लोगे। तो IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, तो ये 5 तरह के
इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडी हम लोग के बॉडी में मिलते हैं। इन पांचों को हम काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। तो क्या बता रहा था आपको कि सपोज करो कि बॉडी के अंदर कोई एक पैथोजन है या कोई एक एंटीजन है ए नाम का। तो ए नाम का एंटीजन सपोज करो कि आपकी बॉडी में एंटर करता है। ओके, देखो एंटर किया। तो अब बताओ, एंटीजन एंटर किया तो ऐसा होता है क्या एंटीजन जाएगा तुरंत एंटीबॉडी बनेगा? नो। एंटीजन के जाने और एंटीबॉडी के बनने में कुछ टाइम गैप होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ गैप दिख रहा है, इस लाइन से जो गैप दिख रहा है, यस, तो ये गैप क्या है? ये गैप क्या है? ये जो गैप है, ये गैप जूम करो यहाँ पर, देखो ये गैप दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर एंटीजन गया और एंटीजन के जाने के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होता है। इसके बीच एक टाइम लैग है। ये टाइम लैग क्यों? बिकॉज एंटीजन के जाने के बाद कुछ टाइम लगता है बॉडी को एंटीबॉडी बनाने में। तो सपोज करो कि एक ए एंटीजन है, वो ए एंटीजन बॉडी में गया और ये ए एंटीजन जाएगा। तो अब इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनेगा, उसको हम लोग उस एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन ब्लड में और टाइम का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई एंटीजन पहली बार आपकी बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडी जब बनता है तो एंटीबॉडी बनने के बीच कुछ टाइम लगता है। मतलब देखो एंटीबॉडी बन रहा है, वेरी गुड, और टाइम बढ़ रहा है। एंटीबॉडी का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, देख रहे हैं, एंटीबॉडी का लेवल भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब कोई पैथोजन आपके बॉडी में आता है और एंटीबॉडी बनता है तो जो रिस्पॉन्स बॉडी का होता है, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखो हम लोग 1 को लिखे हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम, इम्यून रिस्पॉन्स मतलब बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहली बार कोई पैथोजन या पहली बार कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आएगा तो जो इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और इसका इंटेंसिटी कैसा होता है? इसका इंटेंसिटी होता है लो। तो इसका जो इंटेंसिटी है, जो इसका जो आप कह सकते हो कि किस स्पीड से ये एंटीबॉडी बनाता है, अटैक करता है, तो इसका इंटेंसिटी लो होता है, ठीक है। चलो, लेकिन अब क्या होता है, अच्छा एंटीबॉडी बन गया और टाइम भी लग गया और फाइनली वो एंटीजन सपोज करो मर गया, वेरी गुड। बट जब वो ए नाम का एंटीजन आया था तो वो उसी टाइम क्या करता है बताओ? वो उसी टाइम बॉडी के अंदर मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स को जनरेट करवा देता है। मतलब जब भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आता है तो बॉडी के अंदर मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स जनरेट हो जाते हैं। तो अब लाइफ में कभी भी उस एंटीजन का सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होगा, लाइफ में कभी भी वो एंटीजन दोबारा इन्फेक्ट करेगा, तो अब देखो क्या डिफरेंस मिलेगा। तो देखो फिर से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोले, हम लोग यहाँ पर देखें कि सेकेंड टाइम अगर सपोज करो ए एंटीजन उस इंसान को फिर से अफेक्ट किया, तो देखो यहाँ पर ये टाइम जो लगा, सपोज करो ये टाइम लगा x मिनट, और जब सेकेंड टाइम ये इन्फेक्ट किया तो अब देखो यहाँ पर अब एंटीबॉडी बनने में, फुल स्पीड में बनने में ये टाइम सपोज करो लगा y मिनट। तो अब बताओ x ज्यादा बड़ा या y ज्यादा बड़ा? ये सबको दिख रहा है साफ साफ क्या ये x बहुत ज्यादा है y से, मतलब x का जो रिस्पॉन्स है, मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है और उसके अंदर एंटीबॉडी उतना बन रहा है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। बट अब यही एंटीजन जब दूसरी बार आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करेगा तो अब एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन काफी स्पीड में, काफी हाई इंटेंसिटी से पिक कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कम लग रहा है बट एंटीबॉडी ज्यादा बन रहा है। सो दिस टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये क्या है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसका नेचर कैसा है? ये होता है मोर रैपिड और इंटेंस। तो ये काफी रैपिड और इंटेंस होता है और इस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स का मतलब स्मरणीय रिस्पॉन्स। स्मरणीय का मतलब बॉडी के अंदर मेमोरी क्रिएट हो गया था उस एंटीजन ए का जब वो फर्स्ट टाइम आया था, तो अब बॉडी को याद था कि अच्छा ए नाम का एंटीजन आया था। तो सेकेंड टाइम जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात होती है तो ये इंटेंसिफाइड होता है और काफी ज्यादा रैपिड होता है एंड दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स क्यों हुआ? बिकॉज बॉडी हैव मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। तो बॉडी के अंदर फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी होती है। तो बॉडी के अंदर फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी होती है कैसे? बाय मेमोरी बी एंड टी सेल। तो ये मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं हम लोग में देखेंगे। तो ये मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स बॉडी में जनरेट हो जाते हैं किसी भी एंटीजन या पैथोजन को कार लेके।
और ये मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स स्टोर्ड होते हैं आपके बॉडी में, कहाँ पर, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में। स्प्लीन और लिम्फ नोड दो ऑर्गन है, दो लिम्फोइड ऑर्गन है, इसको हम लोग जब टॉपिक जहाँ पे आएगा वहां पे पढ़ेंगे। तो अब स्प्लीन जहाँ पर देखना होगा देखेंगे, और लिम्फ नोड्स क्या होते हैं ये कुछ दिनों बाद आपकी बॉडी में आपके इस लेक्चर में आ जाएगा। तो वो बी और टी सेल्स कौन से मेमोरी वाले, वो जाके स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में स्टोर हो जाते हैं और वेट करते हैं कि कब वो सेम पैथोजन ये एंटीजन बॉडी में दोबारा आए। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो लिखा हुआ है 1 क्या है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और 2 क्या है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो 1 and 2 मतलब ये दोनों रिस्पॉन्स होता है बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल लिम्फोसाइट्स। तो 2 स्पेशल लिम्फोसाइट्स होते हैं, पहले का नाम है बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे का नाम है टी लिम्फोसाइट्स। अब आप बोलोगे सर लिम्फोसाइट क्या होता है, तो लिम्फोसाइट आपको आई थिंक आना चाहिए। तो देखो डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। आई थिंक आप लोग 12th में हो तो आपने 11th पढ़ा है, या फिर टारगेट की हो तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स होते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स का 2 टाइप यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्या बताओ, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, नेचुरल किलर सेल, वो भी क्या था, वो भी था टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। तो आप लोग बस 3 ध्यान रखोगे माइंड में, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों लिम्फोसाइट्स के टाइप्स हैं। चलो तो अब हम लोग देखते हैं। तो 1 and 2 मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में होता है बाय द हेल्प ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो हम लोग देखते हैं कौन क्या करता है। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है बाबू, बी लिम्फोसाइट बनाता है एंटीबॉडी। तो बी लिम्फोसाइट का फंक्शन है एंटीबॉडी बनाना। तो ट्रिक इसका है, अमिताभ बच्चन से ध्यान रखोगे, ए फॉर एंटीबॉडी एंड बी फॉर बी लिम्फोसाइट। तो अमिताभ बच्चन से आप ध्यान रख लोगे कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या है, अब हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं। तो एंटीबॉडी वो चीज है जो बॉडी में बनता है एंटीजन के रिस्पेक्ट में। नेचर कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। चलो, तो एंटीबॉडी बनाएगा बी लिम्फोसाइट्स। नाउ बात करें टी लिम्फोसाइट्स की, तो टी लिम्फोसाइट क्या एंटीबॉडी बनाता है, नो, टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी नहीं बनाता है, बट ये हेल्प करता है इसको, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में। तो लिखा हुआ देखो, टी लिम्फोसाइट्स हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, ठीक है। नाउ आपसे बात करें कि बी लिम्फोसाइट से बनने वाला इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना, बी लिम्फोसाइट क्या बना रहा है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी एंटीजेंस को मारता है, एंटीजन को खा जाता है। तो एंटीबॉडी बना के इम्यूनिटी देना मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी लिम्फोसाइट का नाम है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। एंटीबॉडी बना के, मेडिएटेड मतलब बना के इम्यूनिटी देना, इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका ट्रिक वही है, अमिताभ बच्चन से याद रख लोगे। और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को, अच्छा बताओ अभी जस्ट हम लेंगे, एंटीबॉडी कहाँ मिलता है, सीरम में या ब्लड में, सीरम में या ब्लड में, आपको टिक करना है। अब आंसर हो मेरे क्वेश्चन का कि ह्यूमर क्या होता है। तो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर्स होते हैं। ओके, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेगम और ब्लड। तो पुराने जमाने में कॉन्सेप्ट था कि ब्लड भी एक ह्यूमर है, ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड। तो फाइनली इस इम्यूनिटी को, अच्छा ये एंटीबॉडी कहाँ मिलता है, एंटीबॉडी मिलता है ब्लड में। सो दैट्स व्हाई इस इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब क्या, ह्यूमरस के अंदर, ह्यूमरस मतलब सॉरी ह्यूमर के अंदर मिलने वाला चीज के वजह से इम्यूनिटी। और ह्यूमन के अंदर क्या मिल रहा है, ह्यूमन के अंदर मतलब ब्लड के अंदर क्या मिल रहा है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। चलो अब हम लोग देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। तो देखो टी लिम्फोसाइट्स बाबू बनाता है क्या, टी लिम्फोसाइट बनाता है आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कुछ सेल्स को बनाता है, देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो कुछ सेल्स को बना के ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, CMI।
इसका शॉर्ट क्या होगा AMI, और इसका शॉर्ट फॉर्म HI। तो ध्यान रखोगे HI, AMI और CMI। तो टी लिम्फोसाइट कुछ सेल्स बनाता है और वैसे सेल्स आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका ट्रिक याद रखोगे CT स्कैन से, ठीक है। C फॉर सेल, D फॉर लिम्फोसाइट। तो अमिताभ बच्चन एंड CT स्कैन के CT से आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट। तो आपको क्या होता है कि कैसे एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट बनाता है वो देखते हैं। तो देखो आप सपोज करो कि आपके ब्लड के अंदर कोई पैथोजन एंटर किया, तो दिस बी पैथोजन। तो जैसे ही कोई पैथोजन आपके ब्लड के अंदर एंटर करेगा तो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो सपोज करो कि ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर बी लिम्फोसाइट्स मूव कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि बी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट है तो ब्लड के अंदर मिलेगा वो, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या मिलता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सपोज करो कि कोई पी नाम का पैथोजन है, ये आपके ब्लड में एंटर किया, वेसल के अंदर जो बी लिम्फोसाइट है, तो देखो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट सपोज करो 100 बी लिम्फोसाइट है, तो उन 100 बी लिम्फोसाइट्स में से 70-80 बी लिम्फोसाइट एग्जांपल के मानना है, उस 100 लिम्फोसाइट्स में सपोज करो 70 बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होके वो डिफरेंशिएट कर जाएंगे। डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि सपोज करो कोई एक्स नाम का स्ट्रक्चर है और एक्स नाम के स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन हुआ तो वो अब हो गया वाई। तो डिफरेंशिएशन होने से उसके अंदर स्पेसिफिसिटी आ जाएगी, मतलब वो पहले नॉर्मल सा एक सेल था और उसके अंदर डिफरेंशिएशन होने से वो अब एक नया तरीके का सेल बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये बी लिम्फोसाइट्स जब एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा ये बच्चों डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट करके अब बनाएगा ये नया तरीके का सेल और उसका नाम क्या है प्लाज्मा सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना 5 स्टार। तो बी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट करेगा और डिफरेंशिएट करके वो प्लाज्मा सेल बनाएगा और यही प्लाज्मा सेल जो होता है बच्चों ये बनाता है क्या एंटीबॉडी। कौन सा? गमदे वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। बड़ा से पूछेगा कि बी लिम्फोसाइट्स पहले क्या बनता है, तो अंदर क्या जाएगा प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल क्या बनाता है एंटीबॉडी। तो आपको क्या होता है 100 सेल में सपोज करो 80 बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट किया, लेकिन जो अनडिफरेंशिएटेड, यहाँ पे फोकस करना, जो अनडिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट होगा, देखो अनडिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट जो बच्चों होगा वो अनडिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट क्या करेगा वही बन जाएगा क्या, वो रिमेन हो जाएगा एज अ मेमोरी सेल। तो वही बन जाएगा क्या आपका मेमोरी सेल, और इस मेमोरी को कैरी करेगा और जब आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन वो सेम पैथोजन दोबारा आएगा तो मेमोरी सेल वो उसको मार देगा काफी ज्यादा एंटीबॉडी स्टेट बना के, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। आगे देखते हैं। सो हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। ना देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको काफी ध्यान से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और सारे एंटीबॉडी का स्पेसिफिक फंक्शन याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। तो एंटीबॉडी आपको पता है, एंटीबॉडी वो इम्यूनोग्लोबिन है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है जो रिस्पॉन्स से बनता है एंटीजन के। तो देखो एंटीबॉडी की बात करें तो हम लोग एक एंटीबॉडी का डायग्राम बनाया। तो एंटीबॉडी में बेसिकली बच्चों 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉली मतलब मल्टीपल, इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन देखो 1 2 3 एंड 4। इन 4 में देखेंगे तो 2 हैवी चेन होता है और 2 लाइट चेन होता है। लाइट चेन मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ, ये लंबा वाला लाइट हुआ, ये छोटा वाला लाइट हुआ, छोटा वाला होगा लाइट, तो छोटा वाले में कम अमीनो एसिड, तो छोटा ये वाला लाइट चेन, फिर ये भी क्या है आपका लाइट चेन ना। ये जो ब्लू वाला है अंदर में 2, ये क्या है हैवी चेन। तो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन एक एंटीबॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता है। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड H2N2, हैवी 2 एंड लाइट 2। और शेप कैसा इसका वाई शेप का है। तो वाई शेप का एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड से बनता है एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड H2N2 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम लोग देखते हैं इसको ध्यान से। तो देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से जूम करो, फोकस करो यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर। तो देखो ना बच्चों ध्यान से डायग्राम, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो हम लोग को दिख रहा है कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड में, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में एक होता है क्या आपको बताओ एन टर्मिनल होता है ना। तो एक टर्मिनल एन टर्मिनल है, तो देखो इस टर्मिनल पर क्या है NH3 प्लस और एक होता है सी टर्मिनल, यहाँ पे क्या है COO माइनस। तो NH3 प्लस एक एंड पे है और दूसरे एंड पे क्या है COO माइनस। सिमिलरली यहाँ पर भी NH3 प्लस एक एंड पे है और यहाँ पे क्या होगा बताओ COO माइनस, ठीक है। एन टर्मिनल सी टर्मिनल, फिर एन टर्मिनल यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे भी होगा COO माइनस। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। नाउ अब हम लोग देखते हैं
कि ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी की बात करें तो इस एंटीबॉडी के दो रीजन होते हैं, दो रीजन है इस एंटीबॉडी की बात करें तो इस रीजन की बात करेंगे तो क्या होता है, एक होता है कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट तो मतलब जिसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएगा, वो फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक, ब्लू वाले में बात करें, ध्यान से जूम करो यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक ये कांस्टेंट रीजन है किसका, ये ब्लू वाला क्या है मेरा, हैवी चेन। और लाइट चेन में यहां से लेके यहां तक ये क्या है मेरा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रीजन का मतलब इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा, देखते हैं क्यों नहीं होगा। और अब बात करें इसमें तो देखो अब यहाँ पर यहां से लेके यहां तक ये क्या है मेरा, ये वाला मेरा कांस्टेंट चेन है किसका, हैवी चेन का, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। और यहां से लेके यहां तक ये क्या है मेरा, ये मेरा बताओ क्या, ये मेरा कांस्टेंट चेन ऑफ, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। ठीक है बच्चों, चलो तो कांस्टेंट रीजन जो होता है वो चेंज नहीं करता, क्यों, क्योंकि एंटीजन जो बाइंड करेगा, मतलब यहाँ पर एंटीजन यहाँ से जो मान लो बाइंड करेगा, तो एंटीजन बाइंड जो करता है वो एंटीजन बाइंड करता है अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, अप टू अ सर्टेन रीजन, एंड अप टू अ सर्टेन रीजन जहां तक वो बाइंड करता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि एंटीजन का शेप कैसा है, एंटीजन ऐसा है, एंटीजन ऐसा है, या एंटीजन ऐसा है, या एंटीजन ऐसा है, इसको इसके अकॉर्डिंग अपर पोर्शन जो होता है मेरा यहाँ वाला इतना दूर का पोर्शन, अपर पोर्शन ये अपने शेप को वेरी करता है। सो दैट्स व्हाई ये अपने शेप को इस अकॉर्डिंग बनाएगा सो दैट कि वो फिट करे। जैसे कि मार्कर की बात करो तो देखो, सपोज करो कि ये आपका सपोज करो कि ये आपका एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इस एंटीबॉडी में इस तरह से ग्रुप बना हुआ है, ओके। और ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप सफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि अब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में एंटीजन फिट किया और एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर गया, क्लियर है। तो बाइंड क्यों किया, बिकॉज इस एरिया के अंदर ये ग्रुप है, इस अंदर इसके अंदर वो बाइंडिंग साइट है, सो दैट कि एंटीजन और इसमें फिट कर गया। बट सपोज करो अब ये फिट कर गया, बट सपोज करो कि एंटीजन मेरा ये है, तो ये एंटीजन क्या इस एंटीबॉडी में फिट करेगा, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि दोनों के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला रीजन जो होता है एंटीबॉडी का, इस वाले रीजन को क्या होना पड़ेगा, इस वाले को वेरिएबल होना पड़ेगा। वेरिएबल क्यों, बिकॉज इसको अपना शेप लेना है एंटीजन के रिस्पेक्ट में, सो दैट एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर सके, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंटीबॉडी का थोड़ा सा रीजन ऊपर वाला ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्यों, बिकॉज इसको एंटीजन के शेप के अकॉर्डिंग अपने शेप को मॉडिफाई करके उससे बाइंड करवाना है। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन। तो देखो वेरिएबल रीजन क्या लाइट में होगा, क्या हैवी में होगा, नो, ये दोनों में होगा, क्योंकि दोनों को फिट करके ना शेप लेना पड़ेगा इस तरह का। वेरी गुड। तो इतना पोर्शन ये क्या है बच्चों का, जो यहाँ पर इतना पोर्शन है वेरिएबल रीजन ऑफ, ये क्या है लाइट चेन, इतना पोर्शन क्या है वेरिएबल रीजन ऑफ, इतना पोर्शन क्या है मेरा, इतना पोर्शन है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, इतना पोर्शन क्या है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, ठीक है। तो ये वेरिएबल रीजन है, और वेरिएबल रीजन बेसिकली वेरिएबल होगा, क्यों, बिकॉज इसको एंटीजन के अकॉर्डिंग शेप लेना है और एंटीजन से बाइंड करना है। तो पढ़ो ऊपर का लाइन। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट, कोई भी एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है, या कोई एंटीबॉडी आईजीजी क्यों होता है, कोई एंटीबॉडी आईजीएम आईजीए क्यों होता है, ये डिपेंड करता है उसके कांस्टेंट रीजन पे। तो कोई भी एंटीबॉडी का स्पेसिफिक नेचर कि वो आईजीए है या आईजीई है, तो वो डिपेंड करता है कांस्टेंट रीजन पर, ठीक है। क्योंकि ऊपर का जो रीजन होता है, जिस रीजन में एंटीजन बाइंड करता है, ये एक्सट्रीमली वेरिएबल होता है। एक्सट्रीमली वेरिएबल क्यों होता है, बिकॉज इसको शेप लेना है एंटीजन का। तो पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग रीजन, अब इतना की बात कर रहे हैं, एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग रीजन एक्सट्रीमली वेरिएबल है, वेयर अदर रीजन्स ऑफ एंटीबॉडी आर कांस्टेंट। लेकिन इसके अलावा जो बाकी रीजन है वो कांस्टेंट है, और यही कांस्टेंट रीजन डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ एंटीबॉडी को। तो आपसे पूछ सकता है कोई भी एंटीबॉडी का टाइप डिटरमाइन कौन करता है, इसका आंसर जाएगा उसका कांस्टेंट रीजन, ना कि वेरिएबल रीजन, ठीक है। अब बच्चों डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, कटिंग लगा हुआ, ठीक है। तो हम लोग जूम करके यहाँ बना के देखते हैं। अच्छा आपको याद रखना है एन टर्मिनल सी टर्मिनल, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है कि दोनों H2N2 दोनों जो आपका चेन है, दोनों का दोनों चेन, अच्छा दोनों चेन में कौन सा हैवी या लाइट, हैवी। तो देखो हैवी चेन दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड मतलब सल्फर सल्फर का बॉन्ड, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों आपके हैवी चेन से जुड़े हुए हैं। ये दोनों हैवी चेन डाइसल्फाइड से जुड़े हुए हैं, और ये लाइट और हैवी की बात करें, ये लाइट और हैवी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो लाइट और हैवी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो
तो इस तरह से हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें। तो बोर्ड एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर बनाना है और आपको हर कुछ मेंशन करना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल पे NH3+ है और सी टर्मिनल पे CW- ना हम लोग इस वाले एरिया को, हम लोग इतने दूर के एरिया को जूम करके अलग से बनाए समझ देगा ये। तो देखो बच्चों, हम लोग इस वाले एरिया को बनाए, हम लोग लेफ्ट साइड का बना के देखे हैं, तो हम लोग इस वाले एरिया को जूम करके बनाए यहाँ पर। तो बच्चों बताओ, ये ब्लैक वाला क्या है आपका, ये ब्लैक वाला आपका क्या है, ये ब्लैक वाला आपका है लाइट चेन, ठीक है। तो ब्लैक वाला आपका है लाइट चेन, चलो। और ये ब्लू वाला क्या है, अंदर में जो है वो आपका है हैवी चेन, अरे समझ में आया। तो लाइट चेन और हैवी चेन दो चेन है, और अब इन दोनों चेन्स के बीच में एंटीजन फंसेगा। तो देखो होता क्या है, इस एंटीबॉडी के ऊपर यहाँ पर ये जो रीजन है ये क्या है, वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन है क्योंकि यहाँ पर एंटीजन बाइंड करेगा। तो सपोज करो कि एक एंटीजन, सपोज करो कि एक एंटीजन मेरा इस तरह का एंटीजन है, ठीक है। चलो सपोज करो एक एंटीजन है, तो ये एंटीजन आएगा, तो दिख रहा है आपको एंटीजन लिखा हुआ है। देखो बच्चों, सपोज करो कि एंटीजन का शेप कुछ इस तरह का है, तो जैसे ही एंटीजन आएगा तो एंटीजन का शेप इस तरह, तो एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी अपने वेरिएबल रीजन को कुछ इस तरह मॉडिफाई कर लेगा सो दैट कि वो एंटीजन से बाइंड कर सके, ठीक है। तो अब ये जो वेरिएबल रीजन है ये अपने आप को मॉडिफाई किया कुछ इस तरह कि वो एंटीजन को बाइंड कर सके। बच्चों अब आपको बस नाम ध्यान रखना है कि किसके बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये एंटीबॉडी है, अरे ब्लू वाला एंटीबॉडी का पार्ट, वेरी गुड। तो एंटीबॉडी का वो पार्ट, ये ब्लू ब्लू कटिंग दिख रहा है, जूम करना, एंटीबॉडी का वो ब्लू वाला ये जो बॉर्डर पार्ट है जिसमें एंटीजन आके फिट होगा और बाइंड करेगा, वो क्या है, वो क्या है, किसका बाइंडिंग साइट है, एंटीजन का है। ये किसके अंदर है, एंटीबॉडी के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ मिलेगा, एंटीबॉडी में, एंटीजन में, एंटीबॉडी में। अरे किसी को बाइंड करना है तो उसके अंदर से मिलेगा, एंटीजन का बाइंडिंग साइट है तो ये कहाँ मिलेगा, एंटीबॉडी में। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ है, प्रेजेंट इन एंटीबॉडी, और इसका स्पेशल नाम होता है रिकॉल पैराटोप, लगाओ इसको 5 स्टार, पैराटोप। तो रिपीट कर रहे हैं, एंटीबॉडी के अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा एंड दैट इज कॉल्ड पैराटोप। क्लियर करा। नाउ अब बताओ कि जो एंटीजन है, ये जो एंटीजन का कटिंग दिख रहा है रेड वाला, देखा ध्यान से, ये जो एंटीजन है मेरा, इस एंटीजन कटिंग दिख रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंटीजन का पार्ट है और ये एंटीजन का पार्ट क्या है, ये एंटीजन का पार्ट क्या है, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, अरे है ना, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट मतलब ये एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, और एंटीजन का वो कटिंग वाला पोर्शन जो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। तो इसी को हम लोग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ये जो रेड वाला कटिंग दिख रहा है, ये कटिंग क्या कर रहा है, ये एंटीबॉडी में फिट कर रहा है, तो ये किसका पार्ट है, एंटीजन का। तो इसी रेड वाले को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, एंटीबॉडी से बाइंड करने वाला साइट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन जो, देखो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये जो बॉर्डर दिख रहा है तो ये किसका, एंटीजन का पार्ट है, तो ये किसका पार्ट, एंटीजन का। तो ये किससे मिलेगा, एंटीबॉडी से। तो दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, और इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं ईपीटॉप। इसका नाम क्या है, ईपीटॉप। इसका नाम क्या था, पैराटॉप। अब देखो एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाओगे ईपीटॉप पैराटॉप में। बाकी चीजें तो आसान है, आसान क्यों है, बिकॉज को पता है कि एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंड करेगा, तो एंटीबॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट या एंटीजन बाइंडिंग साइट। ऑब्वियसली एंटीबॉडी में एंटीजन को बाइंड करवाना है तो एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा ना। एंटीजन में क्या होगा, एंटीजन बाइंडिंग या एंटीबॉडी, तो एंटीजन में होगा एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन में क्या होगा, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। बट एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं ईपीटॉप पैराटॉप में। तो ट्रिक क्या है इसका, ईपीटॉप पैराटॉप में ट्रिक यही है कि, ट्रिक यही है कि एंटीजन और एंटीबॉडी में बताओ किसमें ई आता है, ई किसमें आता है, एंटीजन में। याद करना, जिसमें ई आता है उसका क्या होता है, ईपीटॉप। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंटीजन में ईपीटॉप मिलता है, ये ट्रिक है। तो एंटीजन में ई आता है और ईपीटॉप एंटीजन मिलता है। तो देखो माइंड में ये ट्रिक लेके चलना है कि एंटीजन का क्या होगा, एंटीजन में ईपीटॉप होगा, तो एंटीजन में ईपीटॉप होगा, तो ईपीटॉप कहाँ बाइंड करेगा, ईपीटॉप बाइंड करेगा पैराटॉप से। तो ईपीटॉप किसमें, एंटीजन में है, तो एंटीजन में ईपीटॉप में वो कहाँ बाइंड करेगा, एंटीबॉडी अंदर। और एंटीबॉडी में क्या होगा, तो बच गया एक ही पैराटॉप। एंटीबॉडी के अंदर क्या मिल रहा है, पैराटॉप, ठीक है। तो ये ट्रिक याद करने का। तो ई फॉर एंटीजन, एंटीजन में ई आता है और एंटीजन में ईपीटॉप होता है,
ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखोगे। तो रिपीट करते हैं लास्ट टाइम, एंटीबॉडी के अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट है और दैट इज कॉल्ड पैराटॉप, और एंटीजन के पास एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, दैट इज कॉल्ड इपिटॉप। ठीक है, चलो तो अब हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लिए हैं, हम लोग समझ गए हैं। तो देखो बच्चों, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों फिट करता है, उस फैशन का नाम होता है लॉक की फैशन। ताला में चाबी लगाते हो तो ताला और चाबी के जो बीच में ग्रुप्स होते हैं, जो पैटर्न बना होता है चाबी के अंदर, तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि वो ताला के अंदर फिट कर जाए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉक की फैशन। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के मेनली 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? एग्लूटिनेशन का मतलब कि सपोज करो कि ये आपका एंटीजन बॉडी में गया, और जैसे एंटीजन बॉडी में गया तो बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों टकराएंगे, और जब एंटीजन एंटीबॉडी टकराएंगे तो एंटीबॉडी एंटीजन उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन और उससे डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम लोग? सेल लाइसिस, सेल को हम लोग तोड़ देते हैं, सेल को बर्बाद करते हैं। कौन सा सेल? एंटीबॉडी एंटीजन, ऑब्वियसली एंटीजन, एंटीबॉडी को तो एंटीबॉडी तो तोड़ रहा है, तो एंटीजन को तोड़ देंगे। अगला ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो होता है क्या बाबू, जब भी आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, जब भी आपके बॉडी में कोई एंटीजन घुसता है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कोई भी एंटीजन जब घुसता है ना, तो जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, इस एंटीजन के ऊपर 2 एंटीबॉडी आगे कोटिंग कर देगा, और उसका नाम क्या है? कौन कौन सा एंटीबॉडी? IgG और IgM। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा ऑप्सोनाइजेशन का एंटीबॉडी कौन सा है, कौन सा एंटीबॉडी ऑप्सोनाइजेशन करता है? तो इसका आंसर IgG और IgM। ठीक है, तो इसको आप लोग कोई भी ट्रिक से बना लो, तो OMG से याद रख लो, ओ माय गॉड। ठीक है, O फॉर ऑप्शनाइजेशन, M फॉर IgM एंड IG फॉर IgG। तो OMG से याद रख लो इसको। ठीक है, तो अच्छा इससे फायदा क्या हुआ? तो जैसे ही ये कवरिंग बना दिया, तो कवरिंग बनाने से क्या हो गया? कवरिंग बनाने से अब फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं बॉडी के, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो फैगोसाइटिक सेल्स को अब आसानी पड़ती है कैसे के लिए? फैगोसाइटोसिस करने के लिए। तो फैगोसाइटोसिस में आसानी पड़ेगी और हम लोग आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे उस बैक्टीरिया को या उस माइक्रोब को। तीसरा फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन जाएगा, और वो टॉक्सिन हो सकता है कि आपके कोई पैथोजन से बना हो, या हो सकता है कि वो कोई केमिकल का टॉक्सिन हो, तो वो टॉक्सिन हो सकता है या तो कोई केमिकल नेचर का या कोई पैथोजन से बना हुआ, तो वो टॉक्सिन जाएगा तो बॉडी का जो एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज करेगा, देखो न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक है। एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट इस बोर्ड से आना चाहिए, नीट आता भी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होगा कि आपको बताया टाइप्स कितने हैं एंटीबॉडी के, और फिर क्या होता है इसका में गमदे, बताया ना गमदे। तो गमदे से याद रखोगे। तो गमदे में सीक्वेंस कुछ इस तरह रखा गया है कि हम लोग मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाए, मतलब मैक्सिमम क्या है? IgG, और मिनिमम क्या है? IgE। ठीक है, तो गमदे से याद रखोगे ना। सबसे पहले देखते हैं IgG का। तो IgG का फंक्शन होता है, देखो ये टोटल मेमोरी बेस्ड है, हमको समझने को मैं बता दूंगा। तो IgG का फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो जो भी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कौन? एंटीबॉडी IgG। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स पता होगा, बॉडी का फ्लूइड बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलो ना IgG मोस्ट एमिनेंट क्यों? क्योंकि 75% अकेले है ना। IgG की खासियत सबसे इंपॉर्टेंट, क्रॉस प्लेसेंटा। IgG ही एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। और प्लेसेंटा क्या होता है आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, नहीं पढ़े हो तो सुन लो हल्का सा वैसे। तो देखो जब बच्चा ग्रो करता है यूट्रस के अंदर, मदर के अंदर, तो बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो बच्चा कनेक्ट होता है मदर के बॉडी से वाया द स्ट्रक्चर प्लेसेंटा। और यहाँ पे क्या होता है बताओ? अम्बिलिकल, ये क्या आपका? ये आपका है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये अभी प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली मदर से बच्चे को जोड़ रहा है, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को, जो बच्चा पेट में है, जो बच्चा जो एम्ब्रियो या जो फीटस आपके बच्चा जो ग्रो कर रहा है यूट्रस के अंदर, उस बच्चे को मिलता है क्या? न्यूट्रिशन। ओके, तो एक ही एंटीबॉडी ऐसा है जो बच्चे के बॉडी में एम्ब्रियोनिक लाइफ मिल सकता है, वो क्या है? IgG। तो IgG क्रॉस प्लेसेंटा करता है, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, और प्लेसेंटा क्रॉस करके क्या करेगा? ये इम्यून पावर देगा किसको? इस एम्ब्रियो को, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, जो ग्रोइंग आपका फीटस है, उसको इम्यून पावर देगा। कौन? IgG। वेरी इंपॉर्टेंट ना। IgG लाइटेस्ट होता है, सबसे हल्का होता है,
तो आईजीजी सबसे ज्यादा है और सबसे हल्का है ना। आईजीजी एंटीबॉडी होता है किसमें, क्रोनिक इन्फेक्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको क्या मतलब हो। देखो सब मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई भी चीज का इन्फेक्शन है, सपोज करो एक पैथोजन पी नाम का है और ये आपकी बॉडी में गया, तो जब भी कोई नाम पैथोजन पी है और सपोज करो लाइफ में पहली बार आपकी बॉडी में आया है, तो जब भी इन्फेक्शन नया नया ताजा ताजा इन्फेक्शन हो जाए, एक्टिव इन्फेक्शन, और सपोज करो ये इन्फेक्शन आपके बॉडी में गया और इन्फेक्शन का जो पैथोजन है वो स्ट्रॉन्ग है और वो लंबे टाइम तक काफी सालों तक आपकी बॉडी में, जैसे कि फाइलेरिया याद है, तो फाइलेरिया का वर्ड बॉडी में लंबे टाइम रह जाता है, जैसे कि आप HIV एड्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लंबे टाइम रहने वाली बीमारी है। सो ऐसे बीमारी हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज, और ऐसे इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये इन्फेक्शन अब क्रोनिक हो गया, क्रोनिक का मतलब काफी लंबे टाइम से, और एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब ताजा ताजा, जैसे कि आज सर्दी खांसी हुई तो एक्यूट इन्फेक्शन है, बट सपोज करो सर्दी खांसी परसिस्ट कर जाए 2-3 साल तक लगातार सर्दी खांसी है, तो ये क्या है, क्रोनिक है, ठीक है। तो एक्यूट और क्रोनिक में अंतर समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन घुसेगा तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनता है। जो सबसे पहला एंटीबॉडी बनता है बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, वो क्या होता है, IgM। तो पढ़ा आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस इन एक्यूट इन्फेक्शन। नया नया ताजा ताजा इन्फेक्शन होने में तुरंत जो बनता है एंटीबॉडी है वो क्या है, IgM है। तो इसका ट्रिक है M फॉर मेहमान आए, तो मेहमान आए, तो मेहमान यहाँ पर क्या है, पैथोजन है, तो मेहमान आए तो IgM बनेगा आपकी बॉडी में। क्लियर है। चलो, तो अब ये एक्यूट इन्फेक्शन है, बट अगर यही एक्यूट इन्फेक्शन क्रोनिक इन्फेक्शन में बदल जाए और ये इन्फेक्शन लंबे टाइम तक रहेगा तो आपकी बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी बन जाएगा, तो यही IgM जो होता है ना बच्चों, यही IgM क्रोनिक होने से IgG में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही IgM IgG में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो IgG तो याद करो, M पर मेहमान आए और G से वो घर वाले बन गए, ठीक है, तो वो काफी लंबे टाइम तक रहे और इतने लंबे टाइम तक रहे कि वो क्रोनिकली घर वाले बन गए। यहाँ पे मुझे पूछ सकता है कि कोई इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन में लंबे टाइम तक परसिस्ट कर गया तो कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, IgG। चलो, तो IgG लार्जेस्ट है, IgG का क्रोनिक इन्फेक्शन में प्रेजेंट होता है ना। अगला है IgA। तो IgA प्रोटेक्ट करता है किसको, बॉडी सरफेस को। देखो वो बॉडी फ्लूइड को कर रहा है, ये बॉडी के सरफेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन, IgA। उसके बाद और किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन को। तो IgA बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये मिलता है कोलेस्ट्रॉल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5। तो IgA कोलेस्ट्रॉल में मिलता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब वो पहला गाढ़ा पीला दूध जो मदर बच्चे को डिलीवर करती है, तो डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है येलो कलर का, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है, वो कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा न्यूट्रिशन भरा होता है, काफी प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसके अंदर IgA होता है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन बच्चा बताता है कोलेस्ट्रॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ IgA होता है, तो इसका आंसर है नो। तो देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल में बाबू सब एंटीबॉडी होता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर ऑल एंटीबॉडी मतलब गंदे सारा होता है, और सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे ज्यादा होता है IgA। IgA मैक्सिमम होता है। सो दैट्स व्हाई आपके NCERT में ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि सारा होता है, तो आप याद रखोगे अगर आप नीट में क्वेश्चन आएगा कि एंटीबॉडी कौन सा कोलेस्ट्रॉल में होता है, ऑप्शन है IgA, IgG, IgM और फोर्थ ऑल ऑफ दीज, आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और आपसे क्वेश्चन आएगा कौन सा एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉल में मैक्सिमम होता है, ऑप्शन है IgA, IgG, IgM, आंसर क्या जाएगा, IgA। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होगा। तो कोलेस्ट्रॉल में हर एंटीबॉडी होता है बट IgA मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये लाइन डिसाइडिंग क्वेश्चन है। तो कहाँ मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल में मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल का आपको हिंदी बताना है कमेंट बॉक्स में। सलाइवा में मिलेगा, सलाइवा मुंह के अंदर जो होता है, म्यूकस में मिलेगा, स्वेट पसीना में मिलेगा, और टीयर आंसू में मिलेगा। तो IgM, तो IgM का पहला पॉइंट क्या बोले, मेहमान आए, मतलब एक्यूट इन्फेक्शन में पहला एंटीबॉडी कोई भी प्रोड्यूस जो बॉडी में होता है इन रिस्पांस टू एक्यूट इन्फेक्शन इज कॉल्ड IgM। तो अभी देखो रिसेंटली जो कोरोना वायरस का चल रहा है एपिडेमिक, उससे भी समझ सकते हैं। तो देखो कोरोना वायरस के लिए जो किट बनाया हम लोग, तो किट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 चीज रहता है लिखा हुआ, एक आपका रहता है G, एक रहता है M और एक रहता है C, और यहाँ पर हम लोग ब्लड को डालते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग 2-3 बूंद खून डाले, तो अगर IgG के आगे लाइन बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कोरोना इन्फेक्शन लंबे टाइम से, क्रोनिक कोरोना इन्फेक्शन है, आपको 1-2 महीने पहले इन्फेक्शन हुआ होगा, आपको पता नहीं चला। सपोज करो उस इंसान के अंदर जस्ट इन्फेक्शन हुआ कोरोना वायरस का, तो जैसे कोरोना वायरस बॉडी में गया होगा तो कौन सा एंटीबॉडी बना होगा, IgM, तो उसके अंदर IgM के नीचे एक लाइन आ जाएगा, इसका मतलब क्रोनिक एक्यूट इन्फेक्शन है। बट अगर सपोज उसके अंदर IgG के नीचे लाइन आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, आपको कोरोना का लंबा टाइम इन्फेक्शन है, या हो सकता है कि आपका बॉडी
कि अंदर इन्फेक्शन हुआ होगा, आप इतने स्ट्रांग होंगे कि आपका एंटीबॉडीज खलास कर दिया, आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो इसका मतलब कि आपको क्रोनिक इन्फेक्शन है। तो उससे पूछे आप हॉस्पिटल आए थे, एडमिट हुए थे, बोलेगा नहीं, इसका मतलब आपका बॉडी स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि वो आईजीएम बना होगा, और आईजीएम बना होगा और फिर आईजीजी में कन्वर्ट होकर आपका बॉडी कोरोना वायरस को मार दिया होगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है इसका मतलब नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं। चलो ना, अगला है आईजीई। तो आईजीई तो पता है क्या, गम दे, तो आईजीई मीडियम होता है, सबसे कम कितना 0.05%, ठीक है ना। आईजीई का फंक्शन क्या है, आईजीई मेडिएट करता है किसको, रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी। रीजनल हाइपर मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब आप देखे होंगे कि नॉर्मली आगे आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो जैसे ही बाहर निकलेंगे और अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे या मुंह को ढकेंगे नहीं तो उनको तुरंत छींक आने लगता है, वो तुरंत खांसने लगते हैं, ठीक है, उनकी आंख से पानी आने लगता है। तो वैसे लोग होते हैं कि हाइपर सेंसिटिव। सेंसिटिविटी ठीक है, लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा धूल है तो ठीक है, खांसी होना इट्स ओके, छींक होना ओके, बट कोई बच्चे होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मतलब काफी कम सेंसिटिविटी पे ही वो हाइपर रिएक्ट करता है। तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी, आईजीई। और आईजीई में जो हाइपर सेंसिटिविटी होता है उसमें कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका आंसर है मास्ट्रिल और बेसोफिल। अभी आप ध्यान रख लो मास्ट्रिल और बेसोफिल को, जब एलर्जी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में बताएंगे मास्ट्रिल बेसोफिल क्या होता है, ठीक है। बेसोफिल तो पता होगा आपको, डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है, मास्ट्रिल एक सेल होता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको एलर्जी में। तो आईजीई याद रखना हाइपर सेंसिटिविटी को मेडिएट करता है। तो आईजीई का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा कहाँ पर, वार्म इन्फेक्शन में या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। तो वार्म इन्फेक्शन हो या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो उसमें आईजीई का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। एग्जांपल फाइलियरिसिस, तो फाइलेरिया वाले पेशेंट है, फाइलेरिसिस क्या है, वार्म इन्फेक्शन, तो फाइलेरिसिस के केस में हो या एस्केरिसिस का केस हो, इन सब केसेस में बच्चों आईजीई का लेवल ज्यादा मिलेगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि एक इंसान को फाइलेरिसिस है तो उसके अंदर कौन सा इन्फेक्शन ज्यादा, सॉरी कौन सा एंटीबॉडी ज्यादा मिलेगा, ऐसा जगह आईजीई ना। अगला है इंक्रीजेज एलर्जी, तो एलर्जी में आईजीई का लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो ध्यान रख लो। अगला आईजीडी, आईजीडी का फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। आईजीडी का फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो ये बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट, और बी लिम्फोसाइट का काम क्या है, एंटीबॉडी को बनाना, बोला ना अभी तो बच्चे से याद रख लोगे ना। अगला आईजीडी का फंक्शन है डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शंस। तो बॉडी के जो भी इम्यून रिएक्शंस होते हैं उनको डेवलप करना और उनको मैच्योर करना। तो आईजीडी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, एक बार बी लिम्फोसाइट वाला ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट हम लोग कर चुके हैं। तो ये होंगे हम लोग के 5 तरह के एंटीबॉडी, ठीक है बच्चों ना। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन ऑफ डिफेंस नाम के टर्म है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह अपनी दोगे तो पूछेगा, नीट में पूछ सकता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, जो पहला है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब लाइक इंसान सपोज करो वो खड़ा है तो उसकी बॉडी में कोई पैथोजन जब घुस रहा है तो सबसे पहले उसको कौन डिफेंड करेगा। तो ऑप्शन हो गया कि जैसे कि लाइक प्राइम मिनिस्टर तक किसी को पहुंचना है तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए उसको काफी ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा, पहले उसको बाहर मिलेगा नॉर्मल बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स, फिर उसको थोड़ा अंदर जाना फिर गार्ड मिलेगा, सो ऑन। उसी तरह बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है, इसका आंसर है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो हम लोग का स्किन है और जो हम लोग का म्यूकस मेम्ब्रेन है, माउथ के अंदर म्यूकस है, नाक के अंदर म्यूकस है, ठीक है, ये सब म्यूकस के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं बच्चों, ये सब आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये सबसे पहला डिफेंस का लाइन ना। दूसरा है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, क्या क्या चीज आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाएगा। तो सपोज करो कि कोई पैथोजन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को पार कर गया और वो फाइनली ब्लड में चला गया, तो जैसे वो ब्लड में जाएगा उसको क्या मिलेगा, याद करो, याद है पीएनएमॉल, याद है पीएनएमॉल, पी फॉर फैगोसाइटिक, एन फॉर न्यूट्रोफिल एंड एम फॉर मोनोसाइट्स। तो फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी होते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, और यही न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और देखो क्या है एग्जांपल है मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेज बता दिया, मैक्रोफेज मतलब वो लार्ज इरेगुलर सेल जो कि करते हैं क्या, फैगोसाइटिक, फैगोसाइटोसिस, और वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके टिश्यूज में। तो आपको मैक्रोफेजेस के एग्जांपल मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, वो आप वहाँ से देखोगे। इंटरफेरॉन्स, तो इंटरफेरॉन्स क्या होता है मैं बता दिए, इंटरफेरॉन्स होते हैं वैसे पॉलीपेप्टाइड जो कि आपके फर्दर सेल को वायरल इन्फेक्शन से रोकता है। फीवर, यस, फीवर भी एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। बताया फीवर हम लोग क्यों लाते हैं बॉडी में, बिकॉज हम लोग बॉडी को गर्म करके कोशिश करते हैं कि हम लोग उस पैथोजन को मार दे और उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दें। तीसरा है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, क्या क्या चीज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा। तो जब ये सब चीज भी हार गया तो फाइनली अब आएगा काम में क्या, बी और टी लिम्फोसाइट्स। तो बी और टी लिम्फोसाइट्स से बनने वाला इम्यूनिटी काम में आएगा। तो बी वाला क्या बताता है, एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी हमने पूरा पढ़ ली। और टी वाला क्या बनाता है,
टी वाला बनाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो कुछ ऐसे सेल्स बनाता है जिसके थ्रू वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कौन? टी लिम्फोसाइट्स। तो हम लोग देखेंगे कि वो सेल्स कौन कौन होते हैं। तो बच्चों ये जो टी लिम्फोसाइट है ये बनाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब ये कुछ ऐसा सेल्स बनाता है जिसके थ्रू ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं कौन कौन से सेल। तो आपका ये सब सेल का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपको नीट में अच्छा रैंक लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पहले सेल का नाम है हेल्फर टी सेल, नाम मिला हुआ हेल्फर टी सेल। तो देखो हेल्फर टी सेल करता क्या है, तो ये हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट करता है किलर टी सेल और बी सेल को। तो किलर टी सेल और बी सेल को स्टिमुलेट करता है और बोलता है कि तुम प्रोलिफरेट करो और ज्यादा से ज्यादा अपने नंबर को बढ़ाओ। नंबर को बढ़ाओ क्योंकि ये किलर टी सेल कुछ काम करेगा, देखते हैं नीचे लिखा हुआ है। और ये बी सेल आपको पता होगा बी सेल क्या करता है, बी सेल एंटीबॉडी बनाता है। तो ये किलर टी सेल और बी सेल को स्टिमुलेट करेगा और बोलेगा कि तुम अपने नंबर को बढ़ाओ। और जब इसके नंबर बढ़ेंगे तो फोकस करना पर दिस इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। तो क्लोनल सिलेक्शन का मतलब कि किलर टी सेल और बी सेल्स का नंबर बढ़ेगा, प्रोलिफरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। और ये प्रोलिफरेट किसके स्टिमुलस से करेगा, हेल्पर टी सेल्स से। ठीक, चलो अगला हेल्पर टी सेल का दूसरा फंक्शन है, हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस करवाता है एक केमिकल सब्सटेंस। तो देखो ये हेल्पर टी सेल है, सपोज करो। तो हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस करवाता है एक सब्सटेंस, फोकस करना यहाँ पर, जिसका नाम है लिम्फोकाइन। तो ये लिम्फोकाइन का फंक्शन क्या है, लिम्फोकाइन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या होता है, देखो ये जिस जगह पे सपोज करो कहीं पे भी इंजरी हुआ है या कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ है, तो उस इन्फेक्शन वाले साइड्स पे ये लिम्फोकाइन क्या करेगा, ये डब्ल्यूबीसी को एक्युमुलेट करेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्युमुलेट करेगा। कहां पर, एट द अफेक्टेड साइट। यहां फोकस करना, एट द अफेक्टेड साइट। तो अफेक्टेड साइट पर लिम्फोकाइंस डब्ल्यूबीसी के एक्युमुलेशन को स्टिमुलेट करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी अफेक्टेड साइट्स पे आएंगे और डब्ल्यूबीसी क्या होता है पता है आपको, व्हाइट ब्लड सेल, ये क्या करेगा, पैथोजेंस को मार देगा। और तीसरा है स्टिमुलेट्स बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे ऊपर। तो बी सेल्स को स्टिमुलेट करके क्या करेगा, ये बी सेल्स क्या बनाता है बच्चों, एंटीबॉडी। याद है ना आपने कहा क्वेश्चन से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेल्पर टी सेल। नाउ अगला है किलर स्लैश साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो ये किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम है कि ये इफेक्ट करता है या ये किल करता है या डिस्ट्रॉय करता है। तो ये डिस्ट्रॉय करता है बच्चों तीन चीज को मेनली, क्या क्या, फोकस करो, इन्फेक्टेड सेल जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ है, कैंसरस सेल, और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट में अभी तक 5 बार आ चुका है कि कौन सा इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिएक्शन के लिए। पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, जो टारगेट वाले बच्चे हैं वो डायरेक्टली याद रखो कि कौन सा इम्यूनिटी पूछता है रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिएक्शन के लिए। तो अब आपसे पूछ सकता है, उसका आंसर क्या जाता है, CMI। ओके, बट आपसे पूछ सकता है सर कि कौन सा सेल एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, क्या जाएगा, किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो ये जो किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये किल करता है 3 तरह के सेल को, इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स को और ट्रांसप्लांटेड सेल। ट्रांसप्लांटेड का मतलब किसी भी बॉडी के अंदर क्वेश्चन को ट्रांसप्लांट किए, लीवर ट्रांसप्लांट किए, आई को ट्रांसप्लांट किए, किडनी ट्रांसप्लांट किए, तो दूसरे के बॉडी का ट्रांसप्लांटेड सेल हम लोग का बॉडी उसको डैमेज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो जो बच्चे 12th में वो पहली बार सुन रहे हो तो समझ लो। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज करो किसी का लीवर फेल हो गया और उसके अंदर हम लोग किसी दूसरे इंसान का लीवर लगा दिए, तो बॉडी किसका, जिसका फेल हुआ था उस इंसान का बॉडी उस दूसरे आदमी के लीवर के सेल्स को डैमेज करेगा और डैमेज करके उसको खा जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ग्राफ्ट रिजेक्शन किसका फीचर है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो हो सकता है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन सा सेल ये करता है, आंसर क्या जाएगा, किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल। स्टार लगाना, 5 स्टार आएगा नीड में। तो किलर साइटोटॉक्सिक सेल ट्रांसप्लांट सेल को मारता है। और तीसरा है सप्रेसर टी सेल। तो नाम में लगा सप्रेसर टी सेल, तो कहीं ना कहीं ये कुछ सप्रेस कर रहा है भैया, सप्रेस करेगा, क्यों सप्रेस करेगा और किसको करेगा पहले देखते हैं। तो सप्रेसर टी सेल सप्रेस करता है, देखो 2 तरह के सेल को, पहला साइटोटॉक्सिक को और दूसरा हेल्पर टी सेल को। तो साइटोटॉक्सिक को और हेल्पर टी सेल को सप्रेस किया, क्यों सप्रेस किया, सपोज करो हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल बॉडी में काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये खुद की बॉडी को डैमेज कर देगा, अपना बॉडी ही डैमेज होने लगेगा, समझ रहे हो ना। तो अपने बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी डैमेज ना हो जाए, तो दैट्स व्हाई हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग की बॉडी में एक सप्रेसर टी सेल का नाम इसका सेल होता है। तो ये सप्रेसर टी सेल का नाम क्या है, ये सप्रेस करेगा साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल्स को, क्यों, टू प्रिवेंट आउन बॉडी सेल, अपने बॉडी के सेल को डैमेज होने से प्रिवेंट। तो टू प्रिवेंट आउन बॉडी सेल फ्रॉम डैमेज, ठीक है, हम लोग की बॉडी को डैमेज से बचाएगा। और लास्ट है मेमोरी टी सेल।
तो मेमोरी टी सेल का वही काम है, मेमोरी में मेमोरी है, तो ये मेमोरी को रिटर्न करता है। कब इसमें कोई भी इन्फेक्शन का इनकाउंटर फर्स्ट टाइम होगा, तो जब वो इन्फेक्शन का इनकाउंटर फर्स्ट टाइम होगा तो उस केस में वो मेमोरी टी सेल मेमोरी रखेगा, और जब सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होगा तो वही मेमोरी टी सेल क्या करेगा, वही मेमोरी टी सेल बन जाएगा क्या, इफेक्टर सेल। इफेक्टर सेल, तो यही मेमोरी टी सेल इफेक्टर सेल बन जाएगा। इफेक्टर का मतलब इफेक्टिव ऑफ किलिंग द पैथोजन, और वो फाइनली इफेक्टर सेल बन के उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये 4 तरह के सीएमआई वाले टॉपिक को ध्यान रखोगे, ठीक है। ये चारों आपको याद रखना है, हेल्पर टी सेल, किलर, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर एंड मेमोरी टी सेल, ठीक है। थैंक्स।